नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं निमिचंद कश्यप एम्बिशन इंस्टीट्यूट अजमेर से। मैं आपको अभी पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड जो उसकी विशेषता है वो टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। जो साझेदारी है उसका वेटेज जो है आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर बात करें टोटल मार्क्स जो पेपर आपका बनेगा वो है 80 मार्क्स का। उसमें से 25 मार्क्स जो हैं आपके पार्टनरशिप अकाउंट्स के होते हैं। उसके अंतर्गत आप 4 चैप्टर मुझसे आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो उसमें जो पहला चैप्टर है वो है आपका साझेदारी का सामान्य परिचय, दूसरा है नए साझेदार का प्रवेश, तीसरा चैप्टर है साझेदार का अवकाश ग्रहण और उसकी मृत्यु, और चौथा जो आखिरी चैप्टर है वो है फर्म का समापन। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया ही है कि 25 मार्क्स आउट ऑफ 80 बहुत बड़ा वेटेज होता है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये जो है टॉपिक सारे हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप अकाउंट्स में पूछे जाते हैं पिछले कई सालों में। तो आइए हम आज का मेरा लेक्चर, ये मेरा पहला लेक्चर है, तो हम इसे शुरू करते हैं और उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में मैंने साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ उसके बारे में एक डेट लिखी हुई है। साझेदारी अधिनियम लागू हुआ 1 अक्टूबर 1932 को, और जब ये अधिनियम लागू हुआ तो इससे पहले भारत में साझेदारी अधिनियम लागू होने से पहले अनुबंध अधिनियम 1872 के प्रावधान लागू होते थे। अब अगर बात करें तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन की। साझेदारी की परिभाषा डेफिनेशन हम देखें तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अनुबंध के तहत किसी वैधानिक व्यवसाय से कमाए गए लाभों का विभाजन करते हैं तथा व्यवसाय का संचालन उनमें से किसी एक या सभी के द्वारा किया जाता है, साझेदारी कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अनुबंध के तहत किसी वैधानिक कार्य को करके अपने लाभों का विभाजन करते हैं और व्यवसाय का संचालन उनमें से किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा किया जाता है, साझेदारी कहलाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं। एक तो है अनुबंध, जो साझेदारी अधिनियम है वो है 1932, और जो परिभाषा दी हुई है वो है धारा 4 के अनुसार। अब बात करते हैं हम लोग साझेदारी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर आप देखें तो मैंने डेफिनेशन में से ही इसकी जो विशेषताएं हैं वो लिखी हुई हैं। तो अगर आप डेफिनेशन याद कर लेते हैं तो आपको विशेषताएं अलग से याद करने की नीड नहीं होगी। तो आपके यहाँ 2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से तैयार हो जाएंगे, एक तो आपका डेफिनेशन और एक इसकी विशेषताएं। तो पहली जो विशेषता है वो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 और मोर देन 2 पर्सन। अब साझेदारी में कम से कम जो अगर बात करें तो कंपनी अधिनियम के अनुसार साझेदारों की संख्या दी हुई होती है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो साझेदारों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या है वो कंपनी अधिनियम के अनुसार होती है। इसलिए जो न्यूनतम या मिनिमम साझेदार होने चाहिए उसकी संख्या है 0 2, और अधिकतम यानी मैक्सिमम होनी चाहिए
मैक्सिमम होनी चाहिए 100, यानी कि 100। तो जब ये एक्ट बना था या लागू हुआ था 1 अप्रैल 2014 को, तो उसमें मिनिमम पार्टनर जो थे वो थे 2 और मैक्सिमम थे 100। लेकिन 2014 में ही एक सेक्शन धारा लेकर आए, धारा थी 464। तो उसके अंदर साझेदारों की संख्या 100 से परिवर्तित करके 50 कर दी है। वर्तमान में साझेदारों की संख्या हो गई 50। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि साझेदारों की न्यूनतम संख्या साझेदारी में कितनी होनी चाहिए, तो वो होगी 2। अधिकतम एक्ट में कितनी थी? अधिकतम 100। और वर्तमान में साझेदारों की संख्या कितनी है? तो 50। तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर साझेदारी चलाते हैं। दूसरा जो इसमें है विशेषताएं, विशेषताओं में दूसरा पॉइंट है अनुबंध। जब भी कोई व्यवसाय करते हैं तो समझौता जो होता है, वो साझेदारों के मध्य जो समझौता होता है, वो अनुबंध के तहत उसका निर्माण होता है। तीसरा जो है वैधानिक व्यवसाय। साझेदारों में जब भी साझेदारी करते हैं तो उसमें उनका उद्देश्य जो है वैधानिक व्यवसाय चलाना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 लोग मिले और जो है बैंक लूटने या डाका डालने का व्यवसाय कर रहे हैं। तो ये जो है अवैध व्यवसाय होता है हमारे यहाँ पर भारत में, उसको हम साझेदारी एक्ट में आना नहीं करते हैं। तो जो व्यवसाय की प्रकृति है वो होनी चाहिए, वैधानिक व्यवसाय की प्रकृति उसमें होनी चाहिए, लीगल पर्पस के लिए व्यवसाय होना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है लाभों का विभाजन। तो साझेदारी में जो मुख्य उद्देश्य है या मेन जो ऑब्जेक्ट है वो है लाभों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या उन सभी में से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। तो आपको पता ही है कि साझेदारी में समूह में कार्य सभी साझेदार करते हैं, और अगर वे सभी सहमत हो तो व्यवसाय का संचालन एक साझेदार भी कर सकता है और पूरी टीम भी जो है साझेदारों की वो है व्यवसाय का संचालन कर सकती है। अब हम जो बात करेंगे उसमें मैंने कोई टॉप 10 फैक्ट्स निकाले जिसमें साझेदारी से संबंधित इसकी परिभाषा, विशेषताएं, आवश्यकताएं से संबंधित कुछ ये फैक्ट्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखिए पहला पॉइंट है साझेदारी अधिनियम लागू हुआ 1 अक्टूबर 1932। साझेदारी का जन्म ठहराव या अनुबंध से होता है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है वो है साझेदारी का निर्माण आपसी समझौते से होता है। चौथा जो इसमें पॉइंट है, ऐसे व्यवसाय में संगठन को क्या कहते हैं? फर्म, सदस्यों को साझेदार और तथा संबंध को साझेदारी या पार्टनरशिप कहते हैं। यानी कि अगर व्यवसाय कोई कर रहे हैं तो संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन वो तो कहलाएगा आपका फर्म, और जो सदस्य है वो कहलाएंगे साझेदार, और जो उनके बीच में रिलेशन है वो रिलेशन कहलाएगा साझेदारी या पार्टनरशिप। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व का मतलब है फर्म में अगर किसी प्रकार की हानि होती है तो उस स्थिति में व्यवसाय की संपत्तियों को बेचने के बाद भी हानियों की पूर्ति नहीं होती है तो उस स्थिति में साझेदारों की निजी संपत्तियों को बेचकर हानि की वसूली की जा सकती है। इसके बाद 6 पॉइंट है साझेदारी फर्म का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक होता है। इसका मतलब ये है कि जो साझेदारी फर्म की स्थापना की है उसने रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का भविष्य में साझेदारों के मध्य मतभेद या किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो उस स्थिति में साझेदारी का पंजीयन करा लेना चाहिए, ताकि किसी भी मतभेद का जो निपटारा है वो आपसी जो है सहमति से हो जाए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है साझेदारी का मुख्य उद्देश्य लाभों का बंटवारा या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है। आपको पता ही है कि जब साझेदारी की स्थापना करते हैं या किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े व्यवसाय की स्थापना करते हैं
तो पहला उद्देश्य हमेशा व्यवसाय में लाभ अर्जित करना ही होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है आपका 8 नंबर पॉइंट, एकल व्यवसाय में सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध क्षमता, चातुर्य, अनिश्चित अस्तित्व जैसी कमियों की वजह से साझेदारी की आवश्यकता पड़ी। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साझेदारी फर्म की जो है आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो आपको पता ही है कि एकल व्यापार में एक ही व्यक्ति स्वामी भी होता है, मालिक भी होता है, ओनर भी होता है, तो सारी जिम्मेदारियां उसी की होती है। फर्म के अंदर उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, इसमें सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध, कुछ उसका जो है क्षमता, चातुर्य और अनिश्चित अस्तित्व। अब अनिश्चित अस्तित्व का मतलब हुआ कि एक ही जो है मालिक है, अगर उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो व्यवसाय का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। जबकि अगर साझेदारी में ये व्यवसाय चलाए तो कई सारे साझेदारों की कुशलता, एफिशिएंसी और उनकी जो प्रबंध चातुर्य है उसका प्रयोग करके संगठन को अच्छी ऊंचाइयां दी जा सकती है। इसके बाद है अगला पॉइंट अवयस, माइनर। माइनर या अवयस को फर्म में केवल लाभों के लिए शामिल किया जाता है, इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आप सभी को पता ही है माइनर होता है जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम एज का हो, ऐसी व्यक्ति के साथ किसी भी समझौते को नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वे साझेदारी फर्म में शामिल भी हो जाता है तो केवल लाभों के लिए उसको शामिल कर सकते हैं और किसी चीज के लिए वे जिम्मेदार नहीं होगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है साझेदारी फर्म में सभी पुराने साझेदारों की सहमति से नए साझेदार को शामिल किया जा सकता है। जब साझेदारी फर्म में पुराने साझेदार सहमत होते हैं किसी नए साझेदार को शामिल करने के लिए, तभी नए साझेदार को फर्म में शामिल किया जा सकता है। अगर किसी भी एक साझेदार की सहमति नहीं है तो उस स्थिति में नए साझेदार को फर्म में शामिल नहीं कर सकते। तो ये कई टॉप 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉप 10 फैक्ट्स हैं वो आपके साझेदारी के एक तो जो विशेषताएं हैं वो उद्देश्य, आवश्यकता और इसकी नीड क्यों है, इसको सभी को कवर करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज जो मैंने लेक्चर पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और आप अच्छे से इसका स्नैपशॉट एक बार ले लीजिए ताकि इनको आप नोट कर सकें।